Good morning and Jai Hind all the students. Welcome back, class 12. It is second episode in the same day. Now we'll see about colloids. In my last class, we have learnt about colloids, different examples of colloids, the size of particles, these kind of things we have learnt in my previous class. Now today we'll discuss about colloids. As I have told you that colloid is a heterogeneous system and it is made up of two parts. One is called dispersed phase, and another one is your dispersion medium. ये dispersion medium है, dispersion medium है. मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के डेफिनेशन की तरह इसका भी डेफिनेशन है. तो dispersed phase is what? The substance in colloid which is found in lesser quantity is called dispersed phase, and the substance which is found in larger quantity in the colloid is called dispersion medium. One thing I have told you that colloid is an electrical system. मैंने एक बात बताया आपको कि colloid एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है. इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के चार्ज होते हैं. तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस रूप में होता है कि डिस्पर्स फेज अगर नेगेटिव चार्ज है तो डिस्पर्सन मीडियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा. यहां देखते हैं अगर डिस्चार्ज फेज पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका अपोजिट चार्ज यहां पॉजिटिव चार्ज इस जगह होगा, और इस रूप में जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहां जो चार्ज होगी वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव चार्ज. अब इस सिस्टम के स्टेबिलिटी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम स्टेबल कैसे होता है. तो पहली बात तो याद रखिएगा कि कोलॉइडल साइज क्या है. कोलॉइडल साइज जो है 1 नैनोमीटर से बड़ा पार्टिकल होता है. फिर से सुनिए, कोलॉइडल साइज जो है 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा लेकिन 1 माइक्रोन से छोटा होगा. ये ध्यान में रखना है हमको. अब इसमें जो स्टेबिलिटी है वो किस रूप में आती है, ये कैसे स्टेबल होते हैं, इसको हमको समझने की कोशिश करेंगे. स्टेबिलिटी कैसे बनती है इसका. तो हम कूलॉम के नियम से जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. तो यहां आप देखेंगे कि डिस्पर्स फेज का पार्टिकल अगर मैं बना रहा हूं, यहां अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पार्टिकल आपस में कभी मिल नहीं सकते. दे विल नेवर ज्वाइन, ये आपस में कभी नहीं मिल पाएंगे. और इनके न मिलने का कारण क्या है, न मिलने का कारण यह है कि इसके ऊपर जो सेम चार्ज लगा हुआ, सेम चार्ज के कारण ये पार्टिकल्स आपस में मिल नहीं सकते. और जब ये पार्टिकल आपस में नहीं मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में कोलॉइड क्या होगा, बना रहेगा. अगर ये आपस में मिल जाएंगे, इनका चार्ज खत्म हो जाएगा, तो कोलॉइड क्या होगा, कोलॉइड भी खत्म हो जाएगा. तो हमको याद रखना है कि when charge disappears on the colloidal particles, on the particles of dispersed phase, then what happens, the particles join together and settle down under the force of gravity. तो कोलॉइडल सिस्टम के स्टेबल होने की वजह क्या है, ये हमको जानना है. कोलॉइडल सिस्टम इसलिए स्टेबल है कि डिस्पर्स फेज के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, और सेम चार्जेस के ऊपर किस तरह के फोर्स काम करते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस काम करते हैं. अब इन रिपल्सिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में ये पार्टिकल कभी आपस में मिल नहीं सकते, और जब ये नहीं मिलते हैं तो सिस्टम हमारा बना रहता है. लेकिन जिस वक्त ये पार्टिकल आपस में मिल जाएंगे, और मिलेंगे कब, जब इनका चार्ज समाप्त हो जाएगा. तो जब चार्ज समाप्त हो जाएगा तो सारे पार्टिकल्स आपस में मिलेंगे और हैवी हो जाएंगे. हैवी होने के बाद
ये अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये नीचे बैठ जाएंगे और कोलाइडल सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इनकी स्टेबिलिटी का मेन वजह यह है कि इनके ऊपर चार्ज है और सिमिलर चार्ज है। अब यहां हम लोग एक बात और समझने की कोशिश करेंगे कि कोलाइड का चार्ज क्या है, कोलाइड के चार्ज को हम किसका चार्ज मानते हैं। डिसाइडिंग ये जानना बड़ा जरूरी है क्योंकि कोलाइड के पास दोनों ही चार्ज हैं। आप जानते हैं कि डिस्पर्सन मीडियम पर जो चार्ज होता है उसका अपोजिट चार्ज जो है डिस्पर्स फेज पर होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कोलाइडल सिस्टम में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही चार्जेस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोलाइड का चार्ज क्या होगा, हम कोलाइड के चार्ज को कैसे डिसाइड करेंगे। तो कोलाइड का चार्ज जो है डिस्पर्स फेज में पार्टिकल के चार्ज को लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, द चार्ज ऑफ कोलाइड, the charge of colloid is the charge on the particles of dispersed phase, on the particles of dispersed phase, the particles of dispersed phase, dispersed phase के पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वही चार्ज कोलाइड का चार्ज माना जाता है। अब इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ये मानते हैं कि ब्लड कैसा कोलाइड है, तो ब्लड हमारा नेगेटिव कोलाइड, ध्यान रखिएगा, ब्लड इज नेगेटिव कोलाइड, ब्लड इज नेगेटिव कोलाइड, ब्लड नेगेटिव कोलाइड। तो ब्लड के नेगेटिव कोलाइड में हम लोग पहले तो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज यहां देखेंगे। तो डिस्पर्स फेज क्या है इसमें, डिस्पर्स्ड फेज, इसमें ब्लड में क्या होता है, सामान्यतः आरबीसी होती है जिसे हम लोग रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स कहते हैं। आप अगर बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा इसका एक दूसरा नाम भी है, वो नाम है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स है, ये एरिथ्रोसाइट्स, इसे हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और किसी भी हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा संख्या में जो सेल है क्या है, आरबीसी। इसे हमें याद रखना, जरा सा ये जनरल नॉलेज वाली बात है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी, प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज आरबीसी। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जो सेल है वो आरबीसी, इससे ज्यादा कोई भी सेल हमारे बॉडी में नहीं। तो ये चीज मैंने बायोलॉजी के रास्ते आपको समझा दिया। अब आरबीसी डिस्पर्स फेज है, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, तो आरबीसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना है, क्योंकि डिस्पर्स फेज, क्योंकि ब्लड एक नेगेटिव कोलाइड है, इसलिए डिस्पर्स फेज पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। तो आरबीसी बियर्स नेगेटिव चार्ज, आरबीसी बियर्स नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज बियर करता है और यहीं से हम ब्लड का कोलाइडल नेचर नेगेटिव है ये मानते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ब्लड में डिस्पर्सन मीडियम क्या है, तो ब्लड का डिस्पर्सन मीडियम आप जानते हो कि ब्लड का डिस्पर्सन मीडियम जो होता है ये आपको पता है, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में नॉर्मली क्या होता है, या बायोलॉजी में पढ़े होंगे, प्लाज्मा में वाटर होता है और प्लस डिसॉल्व सॉल्ट होते हैं, डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, कुछ प्रोटीन भी उसमें होता है जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स ये जो है प्लाज्मा में होते हैं। और इस प्लाज्मा का चार्ज क्या होता है, इसका चार्ज जो है पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहां हम कोलाइडल सिस्टम को कैसे पकड़ते हैं कि कोलाइडल सिस्टम नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इसका डिसीजन जो है हम कोलाइडल डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के ऊपर में कौन सा चार्ज है वहां से हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर कोलाइड पॉजिटिव है तो इसका मतलब डिस्पर्स फेज के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, कोलाइड नेगेटिव है तो उसके इसका मतलब है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये ध्यान में हमको रखना है। अब आगे हम लोग ब्लड के बारे में ये चीज पढ़ा, कोलाइड के बारे में, उसके चार्ज के बारे में पढ़ा, और यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है फिजिक्स के दायरे से कि जहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में खड़े होते हैं, आपस में आते हैं, तो वहां एक पोटेंशियल डेवलप करता है। आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बात समझाई थी
नर्नस्ट इक्वेशन में जहां इलेक्ट्रिकल डाई लेयर बनता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल खड़ा होता है, वो चीज मैंने समझाया था। और वहां से आप इसको रिलेट करेंगे तो आप इस चीज को पाएंगे कि ब्लड अगर नेगेटिव कोलाइड है, अगर ये नेगेटिव है तो इसके बगल में क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर यहाँ पॉजिटिव है, फिर यहाँ पॉजिटिव है, फिर यहाँ पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव हो। तो ये जो सिस्टम आपका बन रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल डायलेयर्स तैयार हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़े हुए दिखते हैं, आसपास दिखते हैं। तो यहाँ एक पोटेंशियल डेवलप होता है। तो हियर a potential is developed in colloid. Here the potential is developed. Potential is developed in a colloid. In a colloid, the potential is developed in a colloid, which is called zeta potential. Which is called zeta potential. Zeta पोटेंशियल। याद रखिएगा ये एग्जाम में एक नंबर का सवाल बनता है, 1 मार्क क्वेश्चन बनता है कि जीटा पोटेंशियल क्या है। तो जीटा पोटेंशियल के आंसर में आपको बस इतना ही लिखना है कि द पोटेंशियल प्रेजेंट इन कोलाइड इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। बस इतना ही लिखना है, डिफाइन करना हो तो द इलेक्ट्रिकल द पोटेंशियल डेवलप इन ए कोलाइड, डेवलप्ड इन अ कोलाइड, in a colloid is zeta potential। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहा है। अभी हम लोग एग्जाम को ही ध्यान में रख के नहीं पढ़ रहे हैं। आगे चल के प्रयास मेरा होगा कि एग्जामिनेशन में जिस तरह के सवाल बनते हैं, जहां से सवाल बनते हैं वो आपके सामने रखा जाए। लेकिन फिलहाल हम सिलेबस को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ एक पोटेंशियल डेवलप करता है, क्योंकि जहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव आसपास होते हैं वहां एक एनर्जी डेवलप करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप करती है। उस एनर्जी को कहीं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहा जाता है और इस जगह पर क्या कहते हैं, इस जगह पर हम लोग जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो अब हम लोग कोलाइड का जो क्लासिफिकेशन है, कोलाइड्स के क्लासिफिकेशन पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो कोलाइड्स क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन जो है डिफरेंट क्राइटेरिया पर किया जाएगा, डिफरेंट स्केल पर किया जाएगा। अब डिफरेंट स्केल में यहाँ एक स्केल हम लोग ये लेते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इसके आधार पर कैसे कोलाइड है। देखिए तो इंटरेक्शन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन interaction between disperse phase and dispersion medium। इस आधार पर हम लोग क्या करते हैं, कोलाइड को पढ़ते हैं कि कोलाइड के कितने प्रकार होते हैं। जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है, इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन है, किस तरह का इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन के आधार पर हम लोग कोलाइड को के क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। इस आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये 2 प्रकार के कोलाइड्स होते हैं। पहला आता है आपको लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड। अब यहां कोलाइड को तो आप जान ही रहे हो, हेटेरोजेनियस सिस्टम में नया वर्ड आपको मिल रहा है लायोफिलिक। अगर देखा जाए तो ये कंपाउंड वर्ड है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ। वर्ड क्या है, ये वर्ड है आपका कंपाउंड वर्ड है ये। इसमें 2 वर्ड लगे हुए हैं। तो लायो मतलब लिक्विड लविंग कोलाइड। अब लिक्विड लविंग कोलाइड का मतलब यहां लिक्विड से हमारा अभिप्राय जो है वो डिस्पर्जन मीडियम से, ये हमारा लिक्विड से मतलब है। तो डिस्पर्जन में लिक्विड लविंग कोलाइड्स, तो लिक्विड लविंग कोलाइड्स जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से बनते हैं और उन्हें हम लंबे समय तक वो स्टेबल होते हैं। यहां हम लिखते हैं कि लायोफिलिक कोलाइड्स आर दोज स्टेबल कोलाइड्स which are prepared
इजी, प्रिपेयर्ड इजी, जिनका निर्माण बहुत आसानी से हो सकता है उन्हें, और जो स्टेबल होते हैं, दो फैक्टर्स यहां याद रखिएगा कि लायोफिलिक कोलाइड्स का निर्माण आसानी से होता है, इसमें बहुत चैलेंज नहीं है बनाने में। और दूसरी बात क्या है कि ये स्टेबल होते हैं, ये कोलाइड कोएगुलेट नहीं करते, लंबे समय तक चलते हैं। तो इस प्रकार के कोलाइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। एग्जांपल में हम लोग लेते हैं स्टार्च सॉल्ट, स्टार्च का कोलाइड स्टार्च सॉल है। इसके बाद हम लोग लेते हैं एल्ब्यूमिन सॉल है, एल्ब्यूमिन सॉल है, एल्ब्यूमिन सॉल है। तो ये एल्ब्यूमिन क्या है, एग से निकाला हुआ है, ये हम लोग लैब में बनाते भी हैं इसको। स्टार्च सॉल है, एल्ब्यूमिन सॉल है, गम है, ये सब के सब क्या है, स्टेबल कोलाइड्स हैं, ठीक है, लायोफिलिक कोलाइड्स हैं। इनके निर्माण करने में कोई चुनौती नहीं, बहुत आसानी से लैब में इनको बनाया जाता है। तो ये हमारा लायोफिलिक हो गया। अब यहां अगर लिक्विड या डिस्पर्सन मीडियम को अगर हम वाटर मान लें, अगर ये कोलाइड्स वाटर में बनाए जाएं तो यहां टर्म जो है बदल जाएगा। टर्म क्या होगा, लायोफिलिक, लायोफिलिक विल चेंज, लायोफिलिक विल चेंज into hydrophilic, lyophilic will change into hydrophilic when the dispersion medium is water, when the dispersion medium is water, अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो फिर इसका नाम, लायोफिलिक का नाम बदल के हाइड्रोफिलिक हो जाता है, ठीक है। अगर किसी और लिक्विड में आप बनाते हो कोलाइड को तो लायोफिलिक कहलाएगा, अगर वाटर में आपने बनाया तो इसे हम लोग हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहते हैं। आगे जो सेकंड टाइप ऑफ कोलाइड्स हमको पढ़ना है वो है लायोफोबिक कोलाइड। यहां शब्दों को देखें, अगर आप शब्दों पर अपनी पकड़ अच्छी रखते हैं तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा आसान होगा, क्योंकि ज्ञान जो आता जाता है वो क्या है, शब्दों के माध्यम से ही आता जाता है। अगर शब्द आप चुप जाएंगे तो फिर ज्ञान भी आपका चुप जाएगा, कॉन्सेप्ट भी आपका खत्म हो जाएगा। तो याद करने के लिए सबसे अहम बात यह है कि हम शब्दों को कितना पकड़ रहे हैं। तो यहां देखिए लायोफिलिक को हमने दिया, अब यहां हम लोग पढ़ते हैं लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलाइड्स। अब लायोफोबिक कोलाइड्स भी एक प्रकार का क्या, ये भी वर्ड जो है आपका कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है। और इस कंपाउंड वर्ड का जो मीनिंग निकलता है, लायो से आपका लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और फोबिक का नॉर्मल मतलब यहां जो निकलता है हीटर, यानी कि लिक्विड हीटर। अब आप लोग जितने भी लड़के स्कूलों में पढ़ते हो सामान्यतः सभी लड़कों के पास एक परेशानी होती है, जैसे आप लोग जानते हो, उसे हम लोग कहते हैं एग्जाम फोबिया। देखिएगा एग्जाम फोबिया, ये वर्ड आप जानते होंगे और मुझे मालूम है कि नॉर्मल असेंबली में इस वर्ड को बोला भी जाता होगा जब एग्जाम आता होगा। एग्जाम फोबिया, तो एग्जाम फोबिया का मतलब क्या हो, एग्जाम का मतलब एग्जामिनेशन है, फोबिया का मतलब फियर। तो यहां तो फोबिया का एक मतलब और जानते हैं, फियर, फियर फ्रॉम एग्जामिनेशन, फियर फ्रॉम एग्जामिनेशन, ये वर्ड है। मेरे कहने का कुल आशय यह है कि कभी भी फोबिक आपको पॉजिटिव मीनिंग नहीं देगा, यह हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है। हेटर है, फियर है, ये सारे वर्ड्स इसके निकलते हैं। इस जगह पर हेटर, तो जब लिक्विड से ये हेट करता है और लिक्विड से ही इसको बनना है, कोई भी कोलाइड लिक्विड में पार्टिकल के क्या कहते हैं एस्टेब्लिश करने से ही बनता है। तो अगर ये लिक्विड से नफरत करता है तो फिर लिक्विड में जाएगा कैसे, स्टेबल कैसे होगा, बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए ये कोलाइड्स क्या होते हैं, अनस्टेबल कोलाइड्स होते हैं, याद रखिएगा। तो लायोफिलिक कोलाइड्स आर अनस्टेबल कोलाइड्स और अनस्टेबल कोलाइड्स it is not easy to prepare them, it is not easy to prepare them, it's not easy to prepare them। इनका निर्माण आसान नहीं, ये बहुत आसानी से ऐसे कोलाइड्स को हम लोग नहीं बना सकते। ये कोलाइड अनस्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी ही ये कोएगुलेट कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल में आता है मिल्क। मिल्क क्या है, मिल्क लायोफोबिक कोलाइड। इसके
रॉ मिल्क को, कच्चे मिल्क को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा मिल्क का क्या करते हैं बचाने के लिए, पेस्चराइजेशन कहते हैं। और इसके अलावा भी और केमिकल मेथड्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग मिल्क को बचाते हैं। ये अपने आप नहीं बच सकता, ये बड़ा ही अनस्टेबल कोलाइड है। इस रूप में आप लोग देखें मेटालिक सॉल्ट्स हैं, जितने भी मेटालिक सॉल्ट्स हैं ये सब के सब अनस्टेबल होते हैं और इनको बचाना मुश्किल होता है। इसके लिए अलग से एक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पेप्टाइजेशन का, जहां ये टेक्निक सीखते हैं कि इनको बचाया कैसे जाता है। अगर लिक्विड की जगह पर हम वाटर ले लेते हैं, यहां मान लिया कि हमने डिस्पर्स फेज में डिस्पर्जन मीडियम, अगर हमने डिस्पर्जन मीडियम में क्या ले लिया, डिस्पर्जन मीडियम में हमने वाटर ले लिया, तो ये शब्द जो है बदल जाएगा, क्योंकि लिक्विड आपका क्लियर हो गया कि कौन सा लिक्विड आप ले रहे हो। तो यहां ये शब्द आ जाएगा हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स, ये हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स फिर यहां बनता, क्योंकि लिक्विड का नाम हमने स्पष्ट कर दिया कि लिक्विड क्या है, वाटर है, और वाटर को हम लोग नॉर्मली हाइड्रो भी कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, जिसे आप जानते होंगे। तो ये क्लासिफिकेशन किया गया था किस पर, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज, इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन है उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन चलाएंगे। अब हम लोग क्लासिफिकेशन के बेस को बदलते हैं, दूसरे बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन का बेस हमारा डिस्पर्स पार्टिकल्स होगा। तो बेस क्या है, यहां हम लोग बेसिस बनाते हैं, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ये काफी गलती हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ particles of disperse phase, particles of disperse phase, अब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के ऊपर में हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें जो पहला कोलाइड हमको मिलेगा वो कोलाइड हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड, और एक कोलाइड और आती है मैक्रोमोलिकुलर है, एसोसिएटेड है, और वन मोर कोलाइड, लेट मी सी, मल्टीमोलिकुलर, लेट सी, दैट टर्म इज मिसिंग आउट ऑफ माय माइंड, मेरे दिमाग से उतर गया था। तो यहां हम लोग देखते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलाइड, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड कब बनते हैं, इसकी वर्ड्स को आप देखिए। मल्टी मतलब क्या, मल्टी का मतलब होता है मेनी, आप जानते हैं मल्टीनेशनल कंपनी मतलब एक कंपनी ऑफ डिफरेंट नेशंस से हम लोग मल्टीनेशनल कहते हैं। तो यहाँ मल्टी का मतलब मेनी होता है, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। तो जो कोलाइड काफी मॉलिक्यूल के एसोसिएशन से बनता है, उनके आपस में मिलने से बनता है, उसे हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। तो यहां देखते हैं the colloid which is prepared, the colloid which is formed by the joining of colloidal particles, by the joining of colloidal particles to qualify the size of colloid, qualified the size of colloid range. Size of colloid range is called multimolecular colloid. Is called multimolecular colloid. Multimolecular colloid. ये multimolecular colloid है। अब ऐसे कोलाइड कब बनते हैं, जब पार्टिकल्स की साइज जो होती है तो कोलाइडल रेंज में नहीं होती। अब आपको मालूम है कोलाइडल रेंज क्या है, तो 10 टू द पावर -6 मीटर से पार्टिकल छोटा होना चाहिए और 10 टू द पावर -9 मीटर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो जब पार्टिकल कोलाइडल रेंज में नहीं आएगा, 10 टू द पावर -9 मीटर से ऊपर का नहीं होगा, तो कोलाइड का फॉर्मेशन संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के कोलाइडल रेंज को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद कोलाइड बनाते हैं। जैसे हम लोग एस सल्फर कोलाइड देखते हैं, तो सल्फर कोलाइड में क्या होता है कि ये जो आपका सल्फर का फॉर्मूला हम लोग S6 लिखते हैं,
तो ये S6 का साइज जो है कोलॉइडल रेंज में नहीं है। तो हम लोग ये जाने S6 इज नॉट इन कोलॉइडल रेंज, नॉट इन कोलॉइडल रेंज, ये कोलॉइडल रेंज में नहीं है। तो कोलॉइडल रेंज में ना होने का मतलब क्या होगा कि ये छोटा है। किससे छोटा है? 1 नैनोमीटर से छोटा है। हम लिखेंगे स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अब ये कोलॉइड कैसे बनेगा? कोलॉइड बनाने के लिए पार्टिकल का साइज बड़ा होना चाहिए, ये पार्टिकल साइज क्या है? छोटा है। तो ऐसे कंडीशन में काफी S6 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के कोलॉइडल साइज के होते हैं। तो यहाँ अब ये क्या मान लिया, हम यहाँ जुड़ाते हैं S6, यहाँ इससे जुड़ा, फिर यहाँ ऐसे जुड़ा, फिर इस तरीके से ये कोलॉइडल पार्टिकल्स आपस में जुड़ते चलेंगे और जुड़ने के बाद जब इनकी साइज कोलॉइडल रेंज में आ जाती है, कोलॉइडल रेंज में आ जाती है, तो ये कोलॉइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड वो कोलॉइड है जिसमें पार्टिकल डिस्पर्स फेज के पार्टिकल साइज कोलॉइडल रेंज में नहीं होते, ये आपस में जुड़ करके कोलॉइडल रेंज बनाते हैं और फिर इनका कोलॉइड्स बनता है। ऐसे कोलॉइड्स को हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहते हैं और इसका एग्जांपल जो है सल्फर कोलॉइड्स। अब सेकेंड टाइप ऑफ कोलॉइड्स को हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ कोलॉइड्स जो हमको पढ़ना है वो है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। अब बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, अर्थात पॉलीमर्स हैं। जैसे आप अगर देखें कार्बोहाइड्रेट को, तो किसका पॉलीमर है? वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। आप देखें कार्बोहाइड्रेट को मैं दिखाऊं तो CH2ON, ये फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो ये क्या होते हैं, एन आपस में जुड़ते चले जाते हैं। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू को आप 6 रखते हो तो क्या बन जाएगा? C6H12O6 बन गया। तो क्या है? ये इसका पॉलीमर है और पॉलीमर होने के कारण ये मॉलिक्यूल क्या है? बड़ा मॉलिक्यूल है। और इसी प्रकार से प्रोटीन को हम ले लेते हैं। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आपका एमिनो एसिड का पॉलीमर है। प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड का पॉलीमर है। तो अब एमिनो एसिड का पॉलीमर है तो इसकी साइज क्या होगी? डेफिनेटली इसकी साइज कोलॉइडल रेंज में होगी। तो जब इनके कोलॉइड्स हम बनाएंगे तो कोलॉइड्स क्या कहलाएगा? मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहलाएगा। और क्योंकि इनकी साइज क्या होती है? कोलॉइडल रेंज में होती है। ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों बड़े मॉलिक्यूल्स हैं? क्योंकि ये पॉलीमर्स हैं। तो पॉलीमर्स में पॉलीमर्स होने के कारण इनकी साइज बड़ी होती है, कोलॉइडल रेंज में होती है और इसलिए इस प्रकार से निर्मित कोलॉइड को हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहते हैं। एग्जांपल बड़ा आसान है, स्टार्च सॉल्ट। स्टार्च सॉल्ट आपका इसी प्रकार का है। फिर हम लोग इसमें अगर उठाना चाहें तो प्रोटीन सॉल्ट, प्रोटीन का कोलॉइड, प्रोटीन कोलॉइड ऑफ प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन का आप कोलॉइड बनाओगे, कोलॉइड ऑफ प्रोटीन। ये क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। अब अंतिम कोलॉइड्स हमको पढ़ना है और वो कोलॉइड है हमारा एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो यहां ये कॉन्सेप्ट कुछ थोड़ा लंबा हो सकता है, बट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। अब यहां देखिए एसोसिएटेड कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड में हम क्या मिलता है? एसोसिएटेड कोलॉइड का द बेस्ट एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में है वो मिसेली, ये आपका मिसेली। तो मिसेली को समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा सॉल्ट क्या है। तो सॉल्ट को अगर हम केमिकली बात करें, सॉल्ट केमिकली क्या है, इसका केमिकल डेफिनेशन क्या होगा? तो सॉल्ट इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड। ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड का सोडियम है, पोटेशियम सॉल्ट है। सोडियम सॉल्ट क्या होता है? तो सोडियम सॉल्ट इज हार्ड, सोडियम सॉल्ट इज हार्ड, so it is used in washing purposes, so it's used in washing purposes, in washing purposes, washing purposes। ये चूंकि बड़ा कठोर सॉल्ट है
इसलिए हम लोग इसको वॉशिंग पर्पस में करते हैं, कपड़ा धोने का साबुन के रूप में यूज करते हैं, बर्तन मांजने के साबुन के रूप में यूज करते हैं। और पोटेशियम सॉल्ट क्या है? पोटेशियम सॉल्ट्स आर सॉफ्ट, so they are used for bathing purposes, और इसलिए इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? बाथिंग पर्पस में करते हैं, नहाने के साबुन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब मिसेरी, अगर हम एक सॉप को रिप्रेजेंट करें डायग्राम के माध्यम से, तो सॉप देखिए, लॉन्ग चैन एसिड को फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड को मोटा मोटी डिफाइन करना हो केमिस्ट्री में, रफली डिफाइन करना हो, तो हम क्या करेंगे? हम ये लिखेंगे फैटी एसिड इज लॉन्ग चैन एसिड, फैटी एसिड इज लॉन्ग चैन एसिड। ये लॉन्ग चैन एसिड होते हैं। तो लॉन्ग चैन को अगर हम बनाना चाहें तो डायग्रामेटिकली हम एक लॉन्ग चैन ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से। तो ये लॉन्ग चैन हमने मान लिया इस तरीके से बना दिया अपना, और आगे बढ़ाते ले आते हैं, और यहां जाकर COO और NA लगा सकते हैं या K लगा सकते हैं। अगर यहां माइनस देते हैं तो ये प्लस चार्ज लगेगा, ठीक है। तो ये आपका सॉप का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉप। यहां हमने सॉप को रिप्रेजेंट किया। तो जो सॉप को रिप्रेजेंट किया, ये क्या है? ये आपका कार्बन है, हाइड्रोजन। यहां का पूरा इलाका ये क्या? हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन का नेचर जो होता है वो ये है कि ये नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट। इसे हम लोग साबुन का नॉन पोलर पार्ट कहते हैं। और नॉन पोलर पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। ध्यान में रखिएगा, ये हाइड्रोफोबिक है। अब ये हाइड्रोफोबिक क्यों है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हाइड्रोफोबिक इसलिए कि वाटर क्या है? वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, याद रखिएगा। वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, और इसलिए हाइड्रोफोबिक होता है क्योंकि ये नॉन पोलर है। अब ये जो इलाका, इसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं, इसका पूरा नाम रखते हैं हम लोग नॉन पोलर टेल। ये पूंछ की तरह दिखाई देख रहे हो, और ये इलाका क्या है? पोलर हेड है, हम लोग कहते हैं पोलर हेड। तो पोलर हेड में चार्जेस ऑलरेडी हैं, हम देखिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो? ये हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक है, ये पानी के साथ इंटरेक्शन करता है। अब इतनी बात को समझने के बाद हम लोग मिसेरी फॉर्मेशन को देखेंगे और क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप को देखेंगे, और फिर इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।